पिछले एपिसोड के लास्ट में हमने देखा था कि शामन को टच करने पे येबन बस ये देख पाई थी कि ओखुई को किडनैप करके वो उसे एक सुनसान सी जगह ले गया था, पर वो ये नहीं देख पाई थी कि शामन ने ओखुई को रखा कहाँ था, क्योंकि उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव कांग इंटरोगेशन रूम घुसता है तो देखता है कि येबन ने शामन की गर्दन पे चाकू लगा रखा था और मून उसे समझा रहा था कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम ओखुई को ढूंढ लेंगे। येबन कहती है कि ओखुई को बचाने के लिए उसे ऐसा करना होगा और शामन को बाहर ले जाने लगती है। डिटेक्टिव कांग उसकी तरफ आता है तो वो शामन के गले में चाकू से कट करती है तो कांग पीछे हट जाता है। फिर वो शामन को लेकर बाहर निकलती है और मून को कार ड्राइव करने को बोलती है। येबन और मून ऐसा दिखा रहे थे कि ये सब येबन कर रही है और मून उसे रोकने की कोशिश कर रहा है, पर एक्चुअल में ये सब शामन के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था। बदले में वो ये बताने वाला था कि ओखुई को उसने कहाँ छुपाया है। मून शामन के बताए जगह पे ले जाकर कार रोकता है। येबन उससे ओखुई के बारे में पूछती है तो शामन कहता है कि ओखुई के बारे में अगर मैंने अभी बता दिया तो मून तो मुझे अभी ही अरेस्ट कर लेगा, मुझे अपनी सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना है। तभी वहाँ बहुत से गुंडे पहुंचकर मून को पीछे से मारते हैं। ये गुंडे बेक के आदमी थे और बेक भी उनके साथ ही आया था। बेक वही क्रिमिनल था जिसकी वजह से मून को सॉल से यहाँ ट्रांसफर कर दिया गया था। बेक के लोग मून को फिर बुरी तरह से मारते हैं और उसे और येबन को एक जगह पे बंद कर देते हैं। एक्चुअली बेक को शामन ने ही मून के बारे में बताकर यहाँ बुलाया था। बेक शामन से पूछता है कि तुम्हें मेरे और मून के बारे में किसने बताया, तो शामन कहता है कि मुझे किसी ने नहीं बताया, मैंने खुद देखा। असल में मून की मेमोरीज में शामन ने बेक को देखा था और फिर उसे कॉल किया था। शामन ने बेक से ये डील बनाई थी कि मून के बदले उसे अपनी बोट से वो चाइना तक भिजवा देगा, पर बेक अब शामन से टिकट के पैसे मांगता है। शामन हैरान होता है तो बेक कहता है कि मैंने ये कहा था कि तुम्हें चाइना तक भेज दूंगा, पर ये नहीं कहा था कि वो फ्री होगा। शामन बेक की आंखों में देखकर उसकी मेमोरीज देखता है, फिर कहता है कि मुझे अब तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है, तुम्हें पैसों का बहुत लालच है, तुम लड़कियों को ड्रग एडिक्ट बनाकर उनसे गलत काम करवाते हो, तुमने तो अपने फैमिली और दोस्तों को भी ड्रग्स के चक्कर में फंसा दिया है। शामन बेक के बारे में कुछ और भी ऐसे डिटेल्स बताता है जो उसका जानना इम्पॉसिबल था। बेक पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हें ये सब पता कैसे चला, तो शामन आंसर नहीं करता, उल्टा पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है मून को तुम्हारे बोट्स के बारे में कैसे पता चला होगा। बेक को कंफ्यूज देखकर फिर खुद ही आंसर करता है, मेरे पास पावर्स है, मैं दूसरों की मेमोरीज देख सकता हूँ उनकी आंखों में देखकर, और मून के साथ जो लड़की है उसके पास भी ऐसा ही पावर है, वो किसी के बम को छूकर उसकी मेमोरी देख लेती है। अब बेक को ध्यान आता है कि लास्ट टाइम जब वो मून और उस लड़की से मिला था तो उसने भी उसके बम को टच किया था। बेक अब शामन को जाने देता है और अपने आदमियों के साथ मून और येबन के पास पहुंचता है। वो येबन से पूछता है कि क्या सच में तुम्हारे पास पावर्स हैं, तो येबन कुछ नहीं कहती। बेक अपने आदमी से टेस्ट करके चेक करने को बोलता है और कहता है कि अगर पावर नहीं रहा तो हम इसे भी बाकी लड़कियों की तरह यूज कर लेंगे। मून को वो किसी डॉक्टर के पास ले जाने को बोलता है और कहता है कि उसे पता होगा कि इसका क्या करना है। सबके बाहर निकलने पे येबन मून को उठाने की कोशिश करती है और कहती है कि अब हम क्या करें। मून किसी तरह येबन से कहता है कि उसे टच करके नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटी की मेमोरी देखे। कुछ मिनट्स बाद बेक के आदमी आकर मून को ले जाते हैं। फिर एक दूसरा आदमी एक इंजेक्शन लेकर येबन के पास आता है, पर वो इंजेक्शन लगाता उससे पहले येबन उसके हाथ से इंजेक्शन लेकर उसमें ही घुसा देती है। एक्चुअली मून को टच करके उसने उसकी पुलिस ट्रेनिंग वाली मेमोरी देखी थी, जिसमें सिखाया गया था कि हॉस्टेज सिचुएशन में अपने हाथ में बंधी रस्सी कैसे तोड़े। येबन इस आदमी को टच करके देख लेती है कि मून को किधर ले जाया गया है और छुपते हुए वो वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि कोई डॉक्टर मून के साथ कुछ करने वाला था। उसको देखकर वो डॉक्टर उसकी तरफ बढ़ता है तो येबन पास में पड़े एक रॉड उठाकर उसे मारने लग जाती है। वो तो शायद उसकी जान ही ले लेती, पर मून भी तब तक जाग गया था और वो उसको रोक लेता है। उसी समय बेक अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच गया था। वो येबन से कहता है कि तुम्हारे पास सब कुछ देखने का पावर जरूर है, पर तुमने सीसीटीवी मिस कर दिया। वो अपने आदमियों से कहता है कि मून को तुम लोग जान से भी मार सकते हो, पर लड़की को कुछ मत करना। सब लोग मून को मारने उसकी तरफ बढ़ते हैं तो मून अकेला सबसे फाइट करता है और उनकी हालत खराब कर देता है। फिर वो बेक को भी मारता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि जोंगमुक ओखुई के दोस्तों के साथ उसे किसी जगह पे ढूंढ रहा था, तो उसे मून का कॉल आता है। येबन सबको उस जगह के बारे में बताती है जहाँ शामन ओखुई को कार से ले गया था। उस जगह पे पहुंचकर योंगम्योंग फिर से येबन को कॉल करता है और पूछता है कि अब हमें किधर जाना है। येबन कहती है कि उसके बाद शामन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, तो वो देख नहीं पाई थी कि वो ओखुई को किधर ले गया था। सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में फैलकर ओखुई को ढूंढने लगते हैं। योंगम्योंग येबन से कहता है कि वो अपनी आंखें बंद करके बस आवाज पे फोकस करे। कभी कभी अपनी आंखों से ज्यादा अपने कानों से देखा जा सकता है। येबन ऐसा ही करती है। वो आंखें बंद करके शामन की मेमोरीज पे फोकस करती है तो उसे विंड चाइम्स की आवाज सुनाई पड़ती है। येबन योंगम्योंग को इस बारे में बताती है तो वो इधर उधर देखने लगता है तो उसे भी वैसी ही आवाज सुनाई पड़ती है जो एक रॉड के टकराने से आ रही थी। येबन फिर और भी आवाजें डिस्क्राइब करती है जैसे उसे शामन की मेमोरीज में सुनाई दे रही थी और उसे फॉलो करता हुआ योंगम्योंग एक पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहाँ ऐसी कोई जगह नहीं दिख रही थी जहाँ ओखुई को छुपाया गया हो, पर थोड़ा इधर उधर चलने से योंगम्योंग को रियलाइज होता है कि एक जगह चलने पे आवाज अलग आ रही है। वो चेक करता है तो जमीन के अंदर एक स्टोरेज जैसा बना था जिसमें ओखुई बेहोश पड़ी थी। योंगम्योंग भी स्टोरेज में कूदकर फिर ओखुई को बाहर निकालता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मून और येबन बेक के साथ उस आदमी के पास जाते हैं जो शामन को कंट्री से बाहर ले जाने वाला था। मून और येबन खुद उसके सामने ना जाकर बेक को भेजते हैं। बेक उससे शामन के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि अगली सुबह वो उसको लेकर निकलने वाला है। बेक उससे कहता है कि शामन के आने पे वो उसको कॉल करे। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। शामन उसी बोट कैप्टन के पास आता है तो कैप्टन उसे बोट में छुपने बोलता है। फिर वो बेक को कॉल करके बता देता है कि शामन यहाँ आ गया है, पर मून और येबन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो वहाँ से भाग चुका था। एक्चुअली शामन ने बोट कैप्टन की मेमोरीज में बेक को देख लिया था और उसे अजीब लगा था कि बेक को अब उससे क्या मतलब है जो वो उसके बारे में पूछ रहा था। मून और येबन अब शामन को ढूंढने लग जाते हैं और एक औरत को टच करके येबन देख लेती है कि शामन किस तरफ गया है। इधर शामन भागता हुआ एक आदमी को देखता है जो लगेज लेकर अपने घर से निकल रहा था। शामन किसी बहाने से उससे बात करता है और उसकी आंखों में उसके घर के लॉक का पिन देख लेता है और फिर उसके घर में ही जाकर छुप जाता है। मून और येबन भी वहाँ पहुँचते हैं पर शामन को उस घर में घुसते नहीं देख पाते। दोनों वहाँ पे कुछ बच्चों को आपस में खेलते देखते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इनमें से किसी ने शामन को देखा होगा, तो येबन एक गेम खिलाने के बहाने से उनके बम को टच करती है और एक बच्चे की मेमोरीज में शामन को देख लेती है और ये भी देख लेती है कि वो किस घर में छुपा है। दोनों उस घर की तरफ दौड़ते हैं। शामन भी खिड़की से उन्हें आता देख लेता है और एक चाकू लेकर वहाँ से भाग निकलता है। मून और येबन भी उसके पीछे जाते हैं तो रास्ते में एक घायल आदमी को देखते हैं जिसे शामन ने ही चाकू से मारा था पर जान नहीं ली थी। येबन इसे टच करती है तो उसकी मेमोरीज में देखती है कि शामन ने उसके लिए ही एक मैसेज छोड़ा था। कहा था कि अगर तुम लोग मुझे फॉलो करते रहोगे तो अगले इंसान को मैं जान से मार दूंगा। मून पैरामेडिक्स को कॉल करके येबन के साथ फिर से शामन के पीछे जाता है तो उन्हें रास्ते में एक दूसरा आदमी पड़ा मिलता है। उन्हें लगता है कि इस पे भी शामन ने ही अटैक किया होगा, तो मून दूसरी तरफ पैरामेडिक्स को बुलाने चला जाता है, पर इस बार ये शामन ही था जो एक दूसरे आदमी का जैकेट पहने लेटा हुआ था। मून पैरामेडिक्स को लेकर वापस आता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं था। वो बोट की तरफ जाता है तो देखता है कि शामन येबन को यहाँ लेकर आया था और येबन के गले में उसने चाकू लगा रखा था। शामन कहता है कि मैं चाइना पहुंचकर इसे वापस भेज दूंगा। येबन डर रही थी तो मून उसे अपनी पुलिस ट्रेनिंग याद करने का इशारा करता है जो उसने उसकी मेमोरी में देखा था। येबन समझ जाती है और शामन को पीछे धक्का देकर खुद आगे भागती है। इतना समय मून के लिए काफी था। वो शामन पे जंप करके उसे मारता है और फिर उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शहर में अब सब नॉर्मल हो चुका था और सब अपनी डेली रूटीन में बिजी हो गए थे। जोंगमुक ने भी अब फाइनली ह्योनोक को शादी के लिए प्रपोज कर दिया था और दोनों बहुत खुश थे। मून को भी प्रमोशन मिल गया था और वो सोल जाकर वहाँ के इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्वाइन करने वाला था। जोंगमुक और बेद्योक उसे बस स्टॉप पे छोड़ने आए थे। मून बार बार येबन को ढूंढ रहा था इस उम्मीद में कि वो भी शायद आए, पर वो नहीं आती। अब तो बस भी शुरू हो गई थी तो वो बस की तरफ जाता है। फिर हम येबन को देखते हैं जो दौड़ती हुई बस की तरफ आ रही थी। वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि सारी बसेस जा चुकी थी। वो दुखी हो रही थी तो अचानक पीछे से मून की आवाज आती है। वो पूछती है कि क्या हुआ, तुम क्यों नहीं गए? तो मून कहता है कि वो बाद वाली बस लेगा। दोनों फिर बैठ के बातें करते हैं।
मून येबन से कहता है कि अगर कभी प्लान बना तो सॉल में मुझसे आकर मिलना। फिर हम 8 महीने बाद का सीन देखते हैं। येबन अब टीवी शोज में जाया करती थी। सॉल के एक शो में उसे बुलाया गया था, जहाँ की होस्ट येबन के बारे में ऑडियंस को बताती है कि ये हर तरह के जानवर से कम्युनिकेट कर सकती है। डेमो के तौर पे एक आदमी अपने पपी को लेकर वहाँ आता है और बताता है कि उसका पपी शूज लेकर भाग जाया करता है और लेने की कोशिश करने पे गुस्सा करता है। येबन उस पपी को टच करके उसकी मेमोरीज देखती है और फिर सबको बताती है कि इसका पहला ओनर शूज पहनकर एक दिन निकला था और फिर कभी वापस ही नहीं आया, इसलिए अब ये शूज लेकर भाग जाता है। ये आदमी येबन की बात कंफर्म करता है और सबको बताता है कि ये डॉग अडॉप्टेड है और इसके पहले ओनर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। शो के बाद येबन ओखुई के साथ लौट रही थी। उस समय ओखुई को योंगम्योंग का कॉल आता है और दोनों के बात से समझ आ रहा था कि दोनों अब कपल थे। सॉल पुलिस स्टेशन से गुजरते हुए येबन को मून से मिलने का मन होता है और जाने से पहले वो ओखुई से लिपस्टिक मांगती है। फिर हम मून और बेद्योक को देखते हैं। बेद्योक भी अब सॉल आ चुका था और मून के साथ ही काम कर रहा था। दोनों आपस में बात कर रहे थे तो दूर से कोई आते दिखती है, जिसकी सिर्फ लिपस्टिक ही दिख रही थी। पास आने पे पता चलता है कि ये तो येबन है। मून और येबन साथ में एक कैफे जाते हैं। येबन उससे कुछ बात करने की कोशिश कर रही थी, पर बार बार मून को किसी केस के सिलसिले में कॉल आ जा रहा था। येबन थोड़ा इरिटेट होती है, फिर कहती है कि अगर मैं इस केस में हेल्प करूं तो तुम्हें थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा ना। मून पहले तो हेल्प नहीं लेना चाह रहा था, फिर मान जाता है और येबन को एक कैदी बनाकर जेल भेज देता है और एक दूसरी कैदी ली जंग के बारे में बताता है, जो एक ड्रग ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व थी। येबन का काम था ली जंग को टच करके ये पता करना कि उसकी जगह पे अब कौन इंचार्ज है, पर दिक्कत ये थी कि ये काफी खतरनाक टाइप की औरत थी। येबन भी कोशिश में लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जेल में सॉकर टूर्नामेंट होने वाला था और लीजंग की टीम की गोलकीपर जेल से निकल चुकी थी। येबन ऑफर करती है कि वो उसकी जगह गोलकीपर बन जाएगी। फिर हम सॉकर का मैच देखते हैं, जिसमें येबन गोलकीपर बनी हुई थी, पर बॉल आने पे वो गोल रोकने के बजाय जाकर लीजंग के बम को टच करती है। लीजंग गुस्से में आ जाती है और येबन का कॉलर पकड़कर अपने सिर से उसके सिर पे मारने वाली थी, पर मून वहाँ आकर अपना हाथ बीच में ले आता है। एक्चुअली येबन को पता नहीं था, पर मून उसकी सेफ्टी के लिए गार्ड बन के पूरा टाइम उसके आसपास ही था। मून येबन से पूछता है कि तुम्हें पता चला कि ड्रग ट्रैफिकिंग का अब इंचार्ज कौन है, तो येबन हाँ कहती है। मून फिर येबन से चलने को कहता है, तो येबन पूछती है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, तो मून कहता है कि पहले रेस्टोरेंट चलते हैं, फिर मूवी देखने चलेंगे। येबन थोड़ा शर्माती हुई कहती है कि मतलब हम डेट पे जाएंगे, तो लीजंग उनको इंटरप्ट करके कहती है कि मैं लेकिन तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकती। लीजंग अपनी गैंग को बुलाती है, तो ये देख मून येबन का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लग जाता है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ खत्म होता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।